वंदे मातरम 150 वर्ष का हुआ, और जब कॉलेज ने इसके लिए मुझे बुलाया तो इन्होंने, सरकार ने, भारत की सरकार ने तो यह तय किया कि 150 वर्ष होने पर इसको याद करने के लिए गाया जाएगा। मैं कॉलेज का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने उसके साथ में एक ध्येय वाक्य और जोड़ा, एक गीत, एक भावना, एक भारत। आप सबका बहुत बहुत आभार। दयाल सिंह के विजडम का भी। अभी सुबह दयाल सिंह मजीठिया जी की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाई गई, उनको याद किया गया। देखिए, कोई व्यक्ति एक पेड़ लगाता है तो सदियों तक उसके फल न जाने कितने हम जैसे बच्चे खाते हैं उसको। 1958 में दयाल सिंह कॉलेज ट्रस्ट ने इस कॉलेज की स्थापना करी, पर जो फिलॉसफी लिखी वो था कि विजडम ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, कंबाइनिंग विजडम ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। विजडम का कॉम्बिनेशन अगर शिक्षा के संस्थानों में नहीं होगा तो कहां होगा, ये एक प्रश्न है। पर ये कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपको अभिनंदन। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 नवंबर 2025 को यह तय किया कि वंदे मातरम 150 वर्ष का हुआ है तो इसको 1 वर्ष तक इसको स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यानी हम इसको याद करेंगे, स्मरण करेंगे, इसके इफेक्ट को, इंपैक्ट को एनालिसिस करेंगे। मैं समझता हूं ये विचार कितना अद्भुत था जो भारत के प्रधानमंत्री के मन में आया होगा, और आज उसका जो रूप देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। 150 वर्ष का वंदे मातरम हुआ, ये राष्ट्रीय चेतना के वर्ष थे 150 वर्ष। ये जो भारत के बच्चे बैठे हैं, जरा ध्यान करो, 150 वर्ष का जो कालखंड था, ये राष्ट्रीय चेतना के वर्ष थे, अंधेरे से उजाले में आने के वर्ष थे, बदलते भारत के वर्ष थे, संघर्ष के वर्ष, और अंग्रेजों से भारत के छुटकारे के भी 150 साल थे। वंदे मातरम उद्घोष रहा इस भारत की यात्रा के अंदर। भारत को जगाने का, भारत को उठाने का और भारत को दिशा देने का काम इस गीत ने किया। भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार का आभार इस कालजयी गीत को भारत के मनों में और भारत के और नजदीक आने का जो काम किया है, उसके लिए मैं भारत की सरकार का और प्रधानमंत्री का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। यह केवल गीत गाने के लिए तक ही सीमित नहीं है, पर्पस केवल सामूहिक गान तक ही सीमित नहीं है, परंतु यह उन भावनाओं, उन संघर्षों और आदर्शों का भी उत्सव है जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। यहां जितने बैठे, हम सबका जन्म जो है स्वतंत्रता के बाद ही हुआ। स्वतंत्रता आ चुकी थी तो हमने स्वतंत्रता देखी का संघर्ष नहीं देखा, उसको पढ़ा, उसको समझा, अपने पूर्वजों से सुना कि कितना कैसे वो संघर्ष हुआ, पर उसको समझने का, सही दृष्टि से देखने का भी ये समय है। और कहा जाता है ना कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो ये मातृभूमि के लिए समर्पण का गीत है वंदे मातरम, इसलिए ये भारत के बच्चों के रग रग में और मन मन में आना चाहिए। तो आज एक आप प्रण लीजिए कि इसको कंठस्थ करेंगे, प्रण लीजिए कि आप इसको कंठस्थ करेंगे, इसके भाव को समझेंगे, इसकी भावना को समझेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। अभी तो मैंने भी याद करना है, मुझे भी नहीं याद हुआ है पूरा, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो याद होगा। मेरा दो प्रिंसिपल बैठे हैं, मेरा अनुरोध है कि आप स्वयं भी याद कीजिए और बच्चों को भी याद कराइए। और इसका सामूहिक ज्ञान आज तो हुआ है, आप तय कीजिए ना कि हर महीने हम इसका सामूहिक गान करेंगे, जिससे ये याद होगा। और दूसरा, इसके साथ साथ ही मैं कहूंगा कि कुलगीत को भी याद कर लीजिए। अब तो कुलगीत भी 2 वर्ष का हो गया, तो आप सब याद करेंगे, प्राध्यापक याद करेंगे, तो फिर बच्चे भी याद करेंगे। बच्चों को बाद में कहना चाहिए, पहले प्राध्यापकों को कहना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, और मैं ये कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकता हूं कि मैंने पूरा याद कर रखा है। तो इसलिए आप सबसे अपेक्षा है कि आप इसको याद करें। कुछ पंक्तियां हैं वंदे मातरम की जो मन में एक उत्साह जगाती हैं। बहुत अच्छा किसी ने लिखा, क्योंकि कवि का नाम मुझे मिला नहीं है अभी तक, मैं कोशिश कर रहा हूं, कि राष्ट्र की चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम, हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम, दिव्य जौहर ज्वाल का है तेज वंदे मातरम, वीरों के बलिदान का हुंकार वंदे मातरम,
जन जन के हर कंठ का हो गान वंदे मातरम, अर्दिल थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम। अर्दिल होता है शत्रुओं का दल, तो अर्दिल थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम, राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। इस भाव से अगर देखेंगे, इस भाव से पढ़ेंगे तो आपको अलग तरीके से नजर आएगा, क्योंकि भगवान ने भी कहा ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी हमारी भावना होगी वैसा हमको दिखेगा। उस अच्छे भाव का निर्माण हमारे मनों में हो, यह विश्वविद्यालयों का, महाविद्यालयों का काम है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 7 नवंबर 1875 को लिखा, और 1882 में जो उपन्यास उन्होंने लिखा आनंद मठ, उसके अंदर यह प्रकाशित हुआ। थोड़ा बोलने में कई बार कठिनाई होती है, क्योंकि ये संस्कृत निष्ठ बंगाली में लिखा गया है, संस्कृत निष्ठ बंगला है। क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है तो कई बार अजीब लगता है थोड़ा। जैसे जैसे अभ्यास होगा वैसे वैसे हमको आसान लगने लगेगा। पर उसका गाना एक बात है, मैं उसके भाव जो है वो हमारे मनों में आना चाहिए। आप ये सोचिए कि किस समय ये लिखा और किस गीत की कितनी ताकत हो सकती है, उसका उदाहरण है वंदे मातरम। मैं एक बात कहता हूं, रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा। आज घर घर में हनुमान चालीसा गाया जाता है। तुलसीदास जी तो चले गए लिखकर, लेकिन जिस भाव भावना से लिखा, न जाने कितने लोगों के मनों को प्रेरणा, शांति जो है हनुमान चालीसा देता है। ऐसे ही आप सोचिए कि जिस कालखंड में यह लिखा गया 1885, 1875 में लिखा गया, तो 1857 की क्रांति हो चुकी थी। ब्रिटिश राज भारत में जम चुका था। उस समय तक भारत की दुर्दशा, दुख, गरीबी और अपमान का समय था ये। यानी हमारा कॉन्फिडेंस उस समय बिल्कुल मिनिमम लेवल पे था जिस समय ये वंदे मातरम लिखा। तो उस कवि तो सोचिए वो कैसे होंगे बंकिम चंद्र, जिन्होंने ऐसे समय में इस देश को उत्साह जगाने के लिए ऐसे समय में इस गीत की रचना करी, जो प्रेरणा और चेतना का गीत बना। इसके लिए मैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। वो भी स्वर्ग से होंगे तो देखते होंगे कि उनके बच्चों ने जिस कार्य के लिए उन्होंने लिखा है, उनके बच्चों ने उसको पूरा किया, अच्छे से पूरा किया। क्योंकि जो काम उन्होंने दिया जगाने और उठाने का, इस गीत ने वो काम पूरा किया। मैं उदाहरण देता हूं एक आपको। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। इसका वंदे मातरम से बहुत गहरा संबंध है, इसलिए यह उदाहरण मैं ले रहा हूं कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। जुलाई 1905 को तय हुआ कि बंगाल का विभाजन होगा, और उसको लागू करने की डेट थी अक्टूबर 16, 1905। 2-3 महीने के बाद में उसको लागू करने की डेट थी। कारण जो भी दिए गए होंगे, लेकिन असल में लॉर्ड कर्जन ने जब इसको बांटा बंगाल को, हिंदू मेजॉरिटी एरिया और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, यानी रिलीजन के आधार पर एक राज्य का बंटवारा हुआ 1905 में हुआ। और बंगाल के लोगों ने ही नहीं, भारत के किसी भी प्रांत के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। बंगाल में विरोध हुए, बंगाल से बाहर विरोध हुए, यूपी में हुए, बिहार में हुए, गुजरात में हुए, महाराष्ट्र में हुए, पंजाब में हुए। आपको ऐसा कोई प्रांत मिलेगा नहीं जहां इसका विरोध नहीं हुआ। पूरा देश खड़ा हो गया इसके लिए, और यह गीत क्रांति की जननी बन गया, और वंदे मातरम उस क्रांति का उद्घोष बना। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। और जो मेरे बच्चे नहीं जानते, मैं बताऊं, भारत में इससे पहले इतना बड़ा आंदोलन कभी खड़ा नहीं हुआ था। यह सबसे बड़ा आंदोलन वंदे मातरम की लीडरशिप में, रिलीजन आधारित जो बंटवारा हुआ है राज्य का, उसके खिलाफ देश में खड़ा हुआ। और इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि अंग्रेजों ने इस गीत गाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उनको लगा कि इस गीत के कारण ही ये इतना सारा जनमानस इकट्ठा होता है। वंदे मातरम उद्घोष का क्रूरता से दमन किया। जिस गांव में वंदे मातरम गाया जाता था, आज वो परिस्थिति नहीं है, हम कितना भी गा सकते हैं। उसी समय सरकार का दमन शुरू हो जाता था कि ये वंदे मातरम नहीं गाए, लोगों को जेलों में डाला जाता था, अत्याचार किए जाते थे। ऐसा समय था ये 1905 से 1911 तक का। यह गीत क्रांति की ज्वाला बना, और सैकड़ों क्रांतिकारी वंदे मातरम का नारा लगाते फांसी के फंदे पर चढ़ गए।
इतना प्रभाव पड़ा भारत के मनों में, राष्ट्रभक्ति जगाने का, राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने का इसने काम किया। अगस्त 1909 में मदनलाल ढींगरा को लंदन में, इंग्लैंड में फांसी दी गई। उनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन में भारत से बाहर पहली बार तिरंगा फहराया। 1909 में, मैं ये कालखंड 5 से लेकर 11 की बात कर रहा हूं, और भारत से बाहर तिरंगा फहराया और उस तिरंगे पे लिखा हुआ था वंदे मातरम। एक और बात, 1910 में खुदीराम बोस को कोर्ट में फांसी अनाउंस हुई। पूरे कोर्ट परिसर में सन्नाटा फैला हुआ था कि खुदीराम बोस, 18 साल का बच्चा जिसको कि फांसी दी गई। तो जितने जेल में वकील थे, लोग थे, सबके की आंखों में दर्द था, कुछ की आंखों में आंसू थे और सन्नाटा था कोर्ट में। पर जब जेल की तरफ उनको ले जाया जा रहा था और तभी उनकी आवाज गूंजी, वंदे मातरम। एक 18 वर्ष का युवक ब्रिटिश राज्य की बुनियाद को हिला गया, खुदीराम बोस। एक अंग्रेज पत्रकार ने उस दिन लिखा, अखबारों में छपा, ही वॉक्ड लाइक ए लॉयन सिंगिंग वंदे मातरम। ये वंदे मातरम की ताकत थी, ये भारत के मनों पर प्रभाव था। आप जानते हैं कि बाद में 1911 में, दिसंबर 12, 1911 में दिल्ली से 2 घोषणाएं हुई। ये इतनी बड़ी क्रांति हुई कि अंग्रेजों को समझ में आ गया कि बंगाल से तो राज्य चलाया नहीं जा सकता। तो एक अपनी सेफ जगह ढूंढ रहे थे, उनको लगा दिल्ली से राज्य चलाना चाहिए, और तय किया कि कैलकाटा से कैपिटल शिफ्ट हुई दिल्ली। और कहां पर आई? जहां दिल्ली विश्वविद्यालय का आज एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर का ऑफिस है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बैठता है, उस बिल्डिंग के अंदर ब्रिटिश राज कलकत्ता से यहां पर आया। 1911 में दिसंबर 12 को घोषणा हुई। 2 घोषणाएं करी उन्होंने। जॉर्ज फिफ्थ आए हुए थे दिल्ली दरबार में, 2 घोषणाएं हुई। पहली ये कि बंगाल का विभाजन समाप्त किया जा रहा है, और दूसरी ये कि आज से ब्रिटिश राज दिल्ली से चलेगा। शिफ्ट करी कैपिटल, उसकी घोषणा नहीं करी, क्योंकि उतना भी उनके अंदर उस समय साहस नहीं था। और इसका मतलब भारत के लोगों ने विवश कर दिया उनको कि ये उनको अपना रिलीजियस बेस्ड राज्य का विभाजन अस्वीकार करना पड़ा, उसको जोड़ा गया। लेकिन एक बात मन में आती है इससे जुड़ी हुई, पर 47 में रिलीजन के आधार पर भारत बट गया, कट गया, परमानेंटली कट गया, और बंगाल जिस एरिया के लिए इतना सारा आंदोलन हुआ, उस बंगाल का भी विभाजन हुआ, उसी तरीके से हुआ, और पूरे देश में कोई बोला नहीं। कितनी सहजता से हमने, सरलता से, आसानी से भारत के विभाजन को स्वीकार किया। तो एक प्रश्न तो उठता है ना, ये जितने बच्चे बैठे, मैं आपके लिए प्रश्न दे रहा हूं कि प्रश्न तो उठता है ना कि जो देश, जो समाज एक राज्य के विभाजन को तैयार नहीं था रिलीजियस बेस पे, उसी रिलीजन के आधार पर पूरे भारत का बंटवारा हुआ। बंगाल का भी उतना हिस्सा गया और पंजाब का भी बंटवारा हो गया, इतना सारा हिस्सा चला गया। तो सवाल है कि इस 35-36 साल में हुआ क्या इस देश के अंदर? जो मानस तैयार नहीं था एक राज्य को के विभाजन को एक्सेप्ट करने के लिए, वो पूरे देश का विभाजन स्वीकार कर गया, आसानी से स्वीकार कर गया। कितने लोग विस्थापित हुए अलग विषय है, कितने लोगों ने कष्ट सहे वो अलग विषय है, लेकिन उसका विरोध नहीं हुआ देश के अंदर। कभी तो सोचो 36 सालों में बदला क्या? ये एक बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता है जब 150 वर्ष के वंदे मातरम हुआ, उसको याद करने का समय है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर खोजने का समय है कि क्या बदला भारत में, कि कोई विरोध नहीं हुआ इस बात का। भारत के मनों ने इसका प्रतिरोध क्यों नहीं किया? आज हम सब जानते हैं 1937 के अंदर, इस 1937 के अंदर वंदे मातरम को काटा गया, वरना उससे पहले पूरा वंदे मातरम, आज आपने पूरा गाया ना, ऐसा पूरा वंदे मातरम गाया जाता था, भारत के कार्यक्रमों में गाया जाता था, कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जाता था, और भारत के अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में गाया जाता था, पूरा गाया जाता था। लेकिन 37 में तय हुआ नहीं जी, 2 स्टेंजा गाएंगे।
अब देखिए, जिस सोच ने वंदे मातरम को 37 में काटा, उसी सोच ने, वो एक कारण वो सोच रही कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ। उस सोच के बारे में तो सोचने की जरूरत है ना हमको, कि भारत में हुआ क्या 36 वर्ष में। आप पे छोड़ता हूं। अभी हमने गाया पहला स्टैंजा, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। इस गीत को हमें समझने की आवश्यकता है, समझें और अपने जीवन का ध्येय बनाएं। ऐसा भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं, क्योंकि वो भारत के लिए बहुत आवश्यक है। भारत तरक्की कर रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, भारत की चुनौतियां, अलग तरह की चुनौतियां आनी शुरू हो जाएंगी। आज से पहले किसी बड़े देश के राष्ट्रपति ने भारत की इकोनॉमी के लिए इतनी चिंता नहीं की थी, जो $4 ट्रिलियन होते ही चिंता करनी शुरू कर दी और काफी कुछ बोलना शुरू कर दिया। तो हमारी जो चुनौतियां हैं वो अलग तरह से बढ़ती चली जाएंगी। उसको रोकने का केवल 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 एक माध्यम है, वो है राष्ट्र प्रेम की भावना, और ये गीत उस भावना को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए 150 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने इसे जन जन तक, हर मन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, भारत ने आपको अपने सुजल और सुफल से सींचा है। सुजल होता है अच्छा जल, सुफल होता है अच्छा फल, कि आपको अच्छे जल अच्छे फल से सींचा है। क्योंकि जब आप इन विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से निकलेंगे तो सस्य श्यामला बनकर, जो नई पौध होती है, सस्य श्यामला मतलब श्याम रंग की हो जाती है, पक जाती है। तो जब आप निकलेंगे इस देश की सेवा के लिए, अलग अलग जगह काम करने जाएंगे, तो अपेक्षा ये रहेगी कि जो आपकी परिपक्वता है वो आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाए। लेकिन ध्यान रखना कि उतनी गहराइयों तक भी जाना है, क्योंकि जो पेड़ जितना ऊंचा होता है, यदि उतना गहरा नहीं होगा तो तूफानों का सामना नहीं कर सकता, टूट जाता है एक तूफान में। इसलिए वो गहराई भी रहे आपके अंदर। और गहराई किस चीज की? भारत के संस्कार की, भारत के मूल्यों की, राष्ट्र के प्रेम की, ये देश है मेरा के भाव की। इस देश की चुनौतियों को हमने ठीक करना है, इस भाव की, उसका सॉल्यूशन भी हमने निकालना है, इस भाव की ये गहराई। ध्यान रखना कि बरगद के पेड़ गमलों में नहीं उगा करते, बरगद के पेड़ गमलों में नहीं उगा करते। और अगर आप बरगद बनना चाहते हैं तो अपने गमलों को तोड़ना होगा। गमले को तोड़ने का मतलब है अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, बड़े मन की जरूरत है, राष्ट्र के प्रति समर्पण की जरूरत है, तो ही आप बरगद बनेंगे। और आज देश को बहुत सारे बरगदों की आवश्यकता है। आज दयाल सिंह कॉलेज के प्रांगण में बोल रहा हूं, दयाल सिंह जी नाम का एक बरगद था वो, कि आज भी वो फल दे रहा है अपने। ऐसे बरगद बनने की आवश्यकता है। तो वंदे मातरम का जो भाव है वो सुख का, संपदा का, आनंद का, समृद्धि का और संपन्नता का, वो जीवन को सुहासिनी अर्थात सुहास और सुखदाम अर्थात सुख की ओर ले जाने वाला है। हमारे समाज में पैसे को कभी बुरा नहीं माना गया, ना ही सुख को बुरा माना गया है। ऐसा बहुत कम जगह मिलेगा कि हमारी भारतीय परंपरा में संपत्ति को अच्छा माना गया है, और ऐसा माना गया है कि जो पैसा है वो सुख का कारण बनता है अगर धर्म के हिसाब से खर्च किया जाए। अगर अधर्म से करोगे तो वो आपके दुख का कारण बनेगा। तो सुख से संपदा को अच्छा माना गया है, उसके साथ जुड़ा ये है कि उसको धर्म अनुसार हमें करना है। तो 150 वर्ष में हमें हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार करता है और आगे भी करता रहेगा। राष्ट्रभक्ति के गीतों में वंदे मातरम का उल्लेख आता रहता है। आपने जागृति फिल्म देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी है। किस किस ने जागृति फिल्म देखी है? ये नए बच्चों ने तो नहीं देखी है, ओटीटी के बच्चे हैं हमारे, नहीं देखी है, बहुत कम ने देखी है। तो जागृति फिल्म देखने जैसी है। उसमें एक गाना है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है भगवान, धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। जहां पर भी अच्छाई का उद्घोष होना है, राष्ट्र प्रेम का उद्घोष होना है, तो बहुत सारे कवियों ने वंदे मातरम को इस्तेमाल किया उसके अंदर। पृथ्वीराज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी आनंद मठ, बहुत पुरानी फिल्म है। पृथ्वीराज कपूर ही बहुत पुराने थे, बहुत पुरानी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। आप में से किसी ने देखी है? हाँ, बहुत अच्छी बात है, 30-40 लोगों ने देखी है।
तो एक तो मेरे से प्रॉमिस करो, बच्चे जो बैठे हैं, मेरा आने का कारण भी ये था कि आज आप YouTube पे फ्री उपलब्ध है, आप जो है आनंद मठ देखिए, तब आपको अंदाजा होगा कि कहां से ये देश निकला है। आपके मन में जो निगेटिविटी होगी ना वो निकल जाएगी। कहां से ये देश आगे बढ़ा है, कितने संकटों में था ये देश, उस आनंद मठ में जो दिखाया गया है वो सच्चाई है बिल्कुल। आप आज जो है शाम को मेरे लिए थोड़ा समय निकाल के आनंद मठ को देखिए, और मैं कॉलेजेस से भी अनुरोध करूंगा दोनों प्रिंसिपल साहब से कि इसकी सामूहिक स्क्रीनिंग कराएं आनंद मठ की भी। बहुत अच्छा लगेगा, देखना है हमको, सीखना है हमको कि हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने कितनी छोटी छोटी बातों के लिए संघर्ष किया, तब जाकर आज ये आजाद भारत हमको मिला, एक प्रभावशाली भारत मिला, एक आगे बढ़ने वाला भारत मिला है। इसको इस स्थिति तक पहुंचाने में बहुत सारे लोगों का जीवन लगा है, तपस्या लगी है, समर्पण लगा है, इसको आगे ले जाने का काम हमारा है। उनकी चुनौतियां जो थी उन्होंने ठीक से निभाई, लेकिन हमारी जो चुनौतियां हैं, हमें ठीक से इस देश के लिए काम करना है। गिरिराज व्यास जी की कुछ पंक्तियां कोट करूंगा कि रक्त चढ़ा संताने करती, भारत भूको वंदे मातरम। अभी जब कहा ना कि भारत माता की जय, या भारत माता को चित्र पे हमने पुष्प चढ़ाए कि उनकी वंदना करी, कि रक्त चढ़ा संताने करती, भारत भूको वंदे मातरम। निज जीवन करते जो अर्पण, निज जीवन करते जो अर्पण, उनसे सीखा वंदे मातरम। सीमा पर जो शीश चढ़ाते, बारूदों पर कदम बढ़ाते, मातृभूमि ही है जिनका धर्म, उनसे सीखा वंदे मातरम। तो हमें वंदे मातरम के भाव को, भावना को सीखने की आवश्यकता है। वंदे मातरम कालजयी गीत है, इसमें कालजयी गीत है, लेकिन इसमें असल में भारत के प्राण है। इसमें ये एकता का आधार है देश की, राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने वाला है, राष्ट्र का प्रतीक है, यह सबका है, यह अपना है, यह हमारा है। इस भाव से, इस श्रद्धा से इसको गाएंगे तो आपको एक अलौकिक खुशी का भी अनुभव होगा, और एक चेतना का आपके अंदर संचार होगा। अगले 50 वर्ष भी ये भारत को प्रेरणा और चेतना देता रहेगा। आप इसको कंठस्थ करें, समझें और जिएं, यही आपसे अपेक्षा है। एक और बात याद रखिएगा कि जो कई बार क्या होता है, श्रद्धा नहीं होती ना, तो ऐसा बोलते हैं ना कि तर्क करने वाला, बहुत तर्क करने वाला व्यक्ति श्रद्धा से शून्य हो जाता है। आप डॉक्टर पर भरोसा नहीं करिए, मत करिए, उसकी दवा का असर कम हो जाएगा, ये साइकोलॉजिकल बात है। आप टीचर के प्रति श्रद्धा ना रखिए, उसकी क्लास अटेंड करिए, आपको कम समझ आएगा। आप श्रद्धा रखिएंगे तो आपको ज्यादा समझ आना शुरू हो जाएगा। मानते हो बच्चों, थोड़ा बहुत मानते हो इस बात को? हाँ, अच्छा भाव रखोगे तो अच्छा ज्ञान मिलेगा आपको। तो ये जो भाव है, इसके निर्माण का काम करता है। इसी कारण से सरकार ने ऐसा तय किया, और मैं मानता हूं कि हम सबको इसमें अपना अपना योगदान करना चाहिए, और दयाल सिंह कॉलेज इसका लगातार ज्ञान करे, सबको याद कराए, और इसके भाव पर चर्चा करे, कोई डिबेट कराए, कॉम्पिटिशन्स कराए, बच्चों के अंदर एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स कराए, जिससे भाव हर मन में और नज़दीक जाए। तभी भारत के प्रधानमंत्री की अपेक्षा पूर्ण होगी। और उन्होंने बहुत सोच समझकर ये आह्वान किया है। उनका आह्वान हम सबका है, उनका संकल्प हमारा है। इस भाव के साथ हम इसको करेंगे। संकल्प, शपथ लेनी है हम सबने। आप अपनी जगह खड़े हो जाएं और अपना हाथ आगे करें सब लोग। मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूं कि अपने जीवन में स्वदेशी सोच और नवाचार को अपनाऊंगा, और अपने कर्मों से भारत के लोगों की मेहनत और हुनर का सम्मान करूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मार्गदर्शन में मैं सीखने को जीवन का उद्देश्य और राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाऊंगा। मैं भारतीय भाषाओं और संस्कृति का सम्मान करूंगा, और हर कदम पर देश के विकास और प्रगति के लिए प्रयासरत रहूंगा। मैं सीखने
और नई तकनीकी के प्रयोग से आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाऊंगा और पर्यावरण की रक्षा कर स्वच्छ, हरित और सुंदर भारत बनाने में सहयोग करूंगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की उन्नति में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। जय भारत।